नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में। जैसा कि आप सभी को पता, हमारे चैनल कहानियों की दुनिया पर हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई कहानियों की श्रृंखलाओं को चला रहे हैं, जिसमें अब तक हमने कुल 3 कहानियाँ सुन ली हैं। आज हम सुनेंगे चौथी कहानी। यह कहानी है 2 बैलों की जोड़ी। तो आज हम जानेंगे हीरा और मोती की सच्ची मित्रता की कहानी, और यह भी जानेंगे कि न बोलने वाले जीव भी दर्द महसूस करते हैं और वो भी बताना चाहते हैं कि हमें कितना दर्द होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ होता है या उसके सीधेपन या उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याही हुई गायें तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को तो ना कभी क्रोध करते हुए सुना है, ना ही देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं देखी होगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर देता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर अस्थायी विषाद अस्थायी रूप से छाया रहती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसके बदलते हुए नहीं देखा है। ऋषियों मुनियों ने जितने गुण हैं उतने वे सभी उसके पराकाष्ठ को पहुँच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाएं तो शायद सभ्य कहलाने लगते हैं। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणना या गढ़े बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, उसे हम कम ही गधा, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार तो ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आ जाता है, और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों भाईचारा हो गया था दोनों में। दोनों आमने सामने या आसपास बैठते हुए एक दूसरे को मुख भाषा में विचार विनिमय किया करते थे। एक दूसरे के मन में जाने कैसे बातों को समझ जाते थे, हम कह नहीं सकते। अवश्य ही उनमें कोई एक ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में सर्वश्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मार लिया करते थे, विग्रह के नाते ही सही, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोनों घनिष्ठता ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी कुछ हल्की सी रहती है, फिर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे और गर्दन हिला हिला कर चलते थे, उस समय हर एक की चेष्टा होती थी ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी तरफ और मेरी ही गर्दन पे रहे। दिन भर के बाद दोपहर का संध्या में दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपना थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ में ही नाद में मुंह डालते और साथ में ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा सूंघता भी नहीं।
वो भी मुंह हटा लेता। संयोग की बात झूरी ने एक बार गोरी को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे कहाँ भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा ना लगा। झूरी के साले ने दोनों को घर तक ले आए और गोई में जाने से दांतों पीसना आ गया। पीछे से हाँकते तो दोनों दाएं भागते, पहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे हो जाते और जोर लगाते पीछे की तरफ। मारता तो दोनों सींगे नीची करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कमी ना की। हमने कभी दाना चारे की शिकायत भी नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिन भारी हो रहा था, जिससे उन्हें अपनापन और अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहात उड़ा डाले और बैल की घर की तरफ चल दिए। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गरवा लटक रहा है। घुटने तक पाँव में कीचड़ से भरे हुए हैं। दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगाया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव में इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ और कोई चोकर तो कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवादन करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी और बोली, अरे कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों? चारा दाना न किया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो हो बैलों को खिलाने वाले, और तुम ही खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं ना। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ गई, भागे इसीलिए कि वे लोग तुम्हारे जैसे बुद्धुओं की तरह बैल को सहलाते नहीं, खिलाते नहीं और रगड़ कर जोतते भी नहीं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खाली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाएं चाहे मरें। वही हुआ। मजूर की बड़ी ताकीद थी कि बैलों को खाली भूसा सूखा दे दिया। बैलों ने नाद में मुंह ना डाला, और डाला तो फीका फीका लगा। कोई चिकनाहट नहीं, ना कोई रस। क्यों खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डालता? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला। ना दादा ना, पीछे से तुम भी उन्हीं की कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। उसने दोनों ओर गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या के समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों में बांधकर कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वह सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली
चुनी, सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी ने इन्हें फूल की छड़ी से छूता भी न था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा हुई तो उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंख उठाकर ना देखें। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा रखी थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उसकी निर्दयता ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में भी ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा हूँ। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का धर्म यह नहीं। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती पलट पड़ता। उसके तेवर देख गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही भल मनसहता है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा ला दिया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर में लोग भोजन कर रहे थे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी ने इनकी भूख को क्या ही शांत हो करती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिलाती। प्रेम में के इस प्रसाद की तरह बरकत थी कि दोनों 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंख में रोम रोम में विद्रोह भर चुका था। एक दिन मोती मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूं, लेकिन जानते हो वह प्यारी सी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालिक को फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तुम तो किस तरह भी निकलने नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में आ जाती। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उसके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाक में नाट डाल दी जाएगी। उसने गराह खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूंछ हिलाकर कहा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया के पीछे पीछे और लोग भागे
और भी तेज हुए गया ने शोर मचाया। फिर गांव में कुछ आदमियों को भी साथ ले लिए। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलते गए। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मुझे मालूम होता है यह राह हम भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपने धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट लेते रहते थे कि कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया, दोनों ने आदमी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाएं और एक दूसरे को ठेकने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया, संभल कर उठा और मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा होना चाहता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डकौता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी था, उससे भिड़ जाना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी तो जान बचती नहीं। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितना भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में फूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों न चलें। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यह है कि उस पर दोनों जन एक साथ चोट करेंगे। मैं आगे से रगेड़ता हूँ, तुम पीछे से रंगे दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय भी नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेड़ दिया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दें, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आ गया, पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र जीत के नशे में झूमते चले जा रहे थे। मोती ने सांकेतिक भाषा में कहा, हीरा, मेरा जी चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया। गिरते हुए बैरी पर सींग चलाना नहीं चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि उससे फिर उठा ना जा सके। अब घर कैसे पहुंचेंगे वो सोचो। पहले कुछ खा लेते हैं तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना कर रहा था, पर उसने उसकी एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए कि आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्र को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। घर वाले ने उन्हें पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा था कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला।
समझ में ना आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ थीं, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन मित्र फटकार की ओर टकटकी लगाए देखते रहे, पर कोई चारा न लेकर आता दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इसमें क्या तृप्ति होती। तो दोस्तों, आज हम यहीं तक अपनी कहानी को रखेंगे। इसके आगे वाला भाग हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी कहानियों का जो ये श्रृंखला है आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।